इस बार लोकसभा के चुनाव में कसौटी सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशियों की ही नहीं थी, बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रियों का भी इम्तिहान था। पांचों लोकसभा सीट बीजेपी जीतने में कामयाब रही, लेकिन इस चुनावी इम्तिहान में नतीजों के मुताबिक अगर आंकड़ों पर गौर करें तो मंत्री पास तो हो गए, मगर पासिंग मार्क्स जो हैं अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नंबर घट गए 2019 के मुकाबले 2024 में। नतीजे हैं हर सीट पर 2019 के मुकाबले वोट घटने की संख्या का अंतर जो दिखाई देता है वो सवाल भी खड़े करता है। लेकिन कांग्रेस के घर में भी एक कश्मकश है। निकाय चुनाव सर पर है और राजनीति का एक खुला मैदान है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार उत्तराखंड की सियासत पर अब इस चुनाव के बाद क्या असर पड़ने वाला है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। देवभूमि की पांचों सीटों को जीतकर बीजेपी गदगद है, मगर सभी मंत्रियों के विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोट कम मिले हैं। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से धामी कैबिनेट के 3 मंत्रियों पर पार्टी प्रत्याशी अनिल बलूनी को जिताने का दारोमदार था। चोपटा खाल से कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, नरेंद्र नगर से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और श्रीनगर गढ़वाल से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को अपनी अपनी सीटों पर अनिल बलूनी को बड़ी जीत दिलानी थी। मगर चोपटा खाल में भाजपा प्रत्याशी जीते जरूर हैं, लेकिन यहाँ 2019 के मुकाबले इस बार वोट का प्रतिशत कम रहा है। इसी तरह पूरे चुनाव प्रचार में साई की तरह भाजपा प्रत्याशी के साथ खड़े नजर आए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने श्रीनगर सीट से बलूनी को जीत दिलाई है, लेकिन इस सीट पर वो उन्हें 698 वोटों की ही बढ़त दिला पाए। ऐसे ही नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को बढ़त दिलाने में कामयाब रहे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी 2019 में हासिल वोटों से आगे नहीं निकल पाए। इस बार उन्हें 3147 वोट मिले हैं, जो पिछले चुनाव में 6736 वोट से कम रहे हैं। इस सीट पर भाजपा के 2 और दिग्गज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी अपनी अपनी सीटों से भाजपा को बढ़त दिलाने में कामयाबी जरूर दिखाई, लेकिन दोनों ने 2019 के मुकाबले इस बार इतने वोट हासिल नहीं किए जितनी पिछली बार कर पाए थे। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को जीत दिलाने में ऋषिकेश विधानसभा सीट का अहम रोल रहा है। इस चुनाव में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा भाजपा को 67,000 वोट दिलाए हैं, लेकिन 2019 के चुनाव के मुकाबले ये वोट 10,000 कम है। यही तस्वीर टिहरी लोकसभा सीट पर मसूरी विधानसभा सीट में भी देखने को मिली। इस सीट पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भाजपा प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी ली और उस कसौटी पर वो खरे भी उतरे, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में उनकी विधानसभा में भाजपा को इस बार कम वोट मिले हैं। नैनीताल लोकसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी अजय भट्ट को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज विधानसभा सीट से ही बढ़त दिला पाए हैं, लेकिन उनकी विधानसभा सीट में भी 2019 के मुकाबले कम वोट पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पहाड़ के बजाय इस बार मैदान में मजबूत दिखाई दी है। कांग्रेस का वोट बैंक इस बार मैदानी विधानसभाओं में ज्यादा रहा है। अरे ठीक है, लोकसभा चुनाव भविष्य के अंदर चीजों को ठीक करेंगे। जहाँ वोट आप चाह रहे हैं कि कुछ जगह सौरभ भवन हम आगे रहे, तो जहाँ कमी रही उसके पीछे करेंगे। हम जीते हैं उन सीटों को भी, कांग्रेस के मुकाबले जीते हैं। वोटिंग परसेंटेज कम होने से निश्चित रूप से जो मार्जिन बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं पाया। आगामी तो चेक करेंगे इसको। उत्तराखंड में भाजपा के मंत्रियों के परफॉर्मेंस की बात करें या भाजपा की पूरी सरकार या भाजपा संगठन के परफॉर्मेंस की बात करें, भले ही वो अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन 2019 के मुकाबले
जिस तरीके से उनकी जीत का मार्जिन घटा है, तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास सरकार की कार्यप्रणाली से जो है उठा है। लेकिन मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर जो है भाजपा ने जो है वोट मांगा, और मुझे लग रहा है कि इसीलिए जो है उनको जो है यहाँ पर 5 सीटें मिली हैं। लेकिन भाजपा के अंदर तो सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये धामी जी की जीत है, धामी जी ने जीत तोड़ मेहनत की। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो जो है नरेंद्र मोदी जी की जीत है। तो अब वो तय करें ना कि किस आधार पर उनको वोट मिला है, इसका जवाब तो भाजपा को देना है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भले ही भाजपा के खाते में गई हो, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में इस बार भाजपा का ग्राफ नीचे आया है, जो कांग्रेस के लिए अच्छी बात और बीजेपी के लिए चिंता की बात कही जा सकती है। हालांकि आने वाले दिनों में पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में अब सियासी दलों को और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं, ये तीनों मेहमान बेहद खास आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। कुंवर जपैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, गरिमा दत्त सोनी जी कांग्रेस का चेहरा है, और सेठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जो उत्तराखंड की सियासत को बहुत करीब से, बहुत लंबे अरसे से समझते आए हैं। मैं सबसे पहले कुंवर साहब आपसे शुरुआत कर लेता हूं। जो जीता उसकी बल्ले बल्ले, तो आप जीते हैं तो शुरुआत आप ही से। तो अब की बार कितने पार? अब की बार कितने पार? डेफिनेटली आपका इशारा हम समझ गए, और थोड़ा मुझे भी समझाइए सर। जीत जीती होती है, ठीक है, कि हम अपने टारगेट से थोड़ा सा चूके, वो एक डेफिनेटली मेरिट नंबर होता, लेकिन जीत जीत होती है। थोड़ा सा टारगेट से चूक गए। हाँ, डेफिनेटली हम थोड़ा सा टारगेट से चुके हैं, थोड़ा सा, और अगली बार इसका ध्यान रखा जाएगा। अच्छा चलिए छोड़िए देश की सियासत में अब की बार कितने पार तो आपने बताया नहीं। ये 5 लाख का जो आपने कहा था कि उत्तराखंड में हर लोकसभा सीट 5 लाख का मार्जिन होगा, तो ये कितने का मार्जिन आया, थोड़ा सा अगर विस्तार से समझा पाए। आपके भी सामने है, कोई आपसे छुपा नहीं है। हम तो ये भी जुमला था। एक सीट पर हम 7 लाख के मार्जिन से भी आए, 7 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं हमें नैनीताल लोकसभा पे, तो नहीं, जीत का जो मार्जिन आपने कहा था हर लोकसभा सीट पर 5 लाख का, ये भी जुमला था। तिलक जी, आप बहुत सीजन्ड पत्रकार हैं, और अब ये मेरिट नंबर का आंकड़ा होता है। जब बच्चा भी एग्जाम देता है तो डेफिनेटली वो 100%, 99% की बात करता है, लेकिन अगर उसके 70%, 75% आते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? वो डेफिनेटली वो अपनी बहुत अच्छे मार्जिन से पास तो हो रहा है ना। यहाँ उनकी बात कीजिए जो 33% में रह गए। अगर आप कांग्रेस का देखें 2014 का, 2000 टारगेट आपने फिक्स किया था, आपने कहा, आपके नेताओं ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि कितने बूथ होते हैं उत्तराखंड में, तो उन्होंने मेरे को नहीं बताया। मैंने पूछा कि आपके पास कितने जो है पन्ना प्रमुख आपने कितने हिसाब से बनाया, उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि 5 लाख का मार्जिन होगा, बस इतना मान लो। मैंने पूछा 5 लाख वोट डलते भी हैं किसी लोकसभा में, बता दो कितने लोकसभा में जो है 5-5 लाख 10 लाख के हिसाब से वोटर है, वो भी नहीं बताया गया। तो आप ही बता दीजिए सर, ये 5 लाख का जो टारगेट फिक्स किया था कैसे किया था? लोकसभा में 7 लाख से अधिक वोट पड़े नहीं पड़े सर? टोटल वोट पूछा मैंने। निश्चित तौर पर वहां हमने पूरी तरह से आंकड़े को छुआ है। अब कहाँ वोट कम पड़े, कहाँ ज्यादा पड़े, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन अगर आप 2014, 2019 और 2024 का कांग्रेस का अगर, और आपका वर्तमान का 2024 का भी ये जोड़ लीजिए, तो 193-94 वोट उसका सीटों का आंकड़ा आ रहा है। और आज भारतीय जनता पार्टी आज भी पूरे देश के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी है। ठीक है, जो कमियां रह गई हैं हम अगली बार उन्हें पूरा कर लेंगे। मैं उत्तराखंड में ही रहना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक, आपके मंत्रियों के वोट क्यों दल चुनाव लड़ेंगे? कुंवर साहब ठीक है, वो अभी राष्ट्रीय सरपंच जा रहा, ये मंत्रियों के वोट कैसे कम हो गए? तिलक जी, कहीं वोट कम भी होते हैं, कहीं ज्यादा भी होते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए निश्चित तौर पर काम किया जाता है,
लेकिन अगर वो वोटों का आंकड़ा कहीं थोड़ा प्लस माइनस होता है तो प्लस में खुशी मनाई जाती है और कम में चिंतन किया जाता है और भविष्य की रणनीति तैयार की जाती है। अरे जल्दी से ताकि मैं गरिमा जी भविष्य में के पास हमारा जा कोई रहा भी वोट हूं। कम। ये जो मैन ऑफ द मैच किसको देंगे उत्तराखंड में? क्या हुआ कुंवर साहब? जी ऑडियो गया क्या? नहीं, क्या सवाल है आपका? मैंने कहा मैन ऑफ द मैच किसको दोगे उत्तराखंड में आप? मैन ऑफ द मैच उत्तराखंड में उत्तराखंड का वोटर है, वो मतदाता है, वो उत्तराखंड वासी है जिसने 5 लोकसभा धामी जी ने इतनी मेहनत की तो धामी जी को तो क्रेडिट दो ना कम से कम। निश्चित तौर पर वो राज्य के मुखिया हैं। वो अच्छा, मुझे लगा शायद आप भूल गए होंगे। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गरिमा जी। उनकी मेहनत रंग लाई है और पूरे देश में घूम घूम के कार्य करा। गरिमा जी 5 की 5 गई, कुछ अफसोस है या फिर अब आदत सी पड़ गई है ऐसे जीने में? निश्चित रूप से अफसोस तो बिल्कुल है। अफसोस स्वयं के साथ साथ उत्तराखंड वासी। गरिमा जी म्यूट हो रखा है शायद, प्लीज वो अनम्यूट कर दीजिए। नहीं, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ गरिमा जी बोलिए, आप बोलिए प्लीज। नहीं, चलिए, अफसोस निश्चित रूप से है, स्वयं के लिए तो है ही, लेकिन उत्तराखंड वासियों के लिए भी है। इतना दुर्भाग्य है देखिए कि पूरे देश की 58% जनता मोदी जी और भाजपा के खिलाफ वोट करती है, एनडीए के खिलाफ वोट करती है, लेकिन उत्तराखंड की वो जनता जो अपनी सरकार की ऐसी भी योजना से परेशान है। गरिमा जी अगर पॉसिबल हो पाए तो प्लीज हेडफोन हटा लीजिए ताकि आपका ऑडियो क्लियर आ पाए। हेलो जी आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे अपने कांग्रेस के साथ साथ देखिए पूरे देश में कांग्रेस की बढ़त को लेकर जश्न का माहौल है और हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है रिजल्ट को देखकर, उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को देखकर, महाराष्ट्र के। गरिमा जी मैं माफी चाहूंगा, जैसे आपके यहाँ अक्सर तकनीकी दिक्कत हो जाती है, हमारे यहाँ भी तकनीकी दिक्कत हो जाती है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं माफी चाहूंगा, दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं। सेठी जी सर, इस चुनाव का अगर आकलन किया जाए इन 5 लोकसभा सीटों के परिप्रेक्ष्य में, तो क्या लगता है आपको कि तस्वीर क्या निकल के सामने आती है, उभर के क्या सामने आती है? एक कमजोर विपक्ष या एक मजबूत सत्ताधारी दल? देखिए, मैं 2-3 तरीकों से आपको तिलक जी समझाना चाहूंगा। जी मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट। देखिए, कभी भी कांग्रेस की जो कमी रही, कांग्रेस की कमी ये है कि उन्होंने अपना जो उनके यहाँ जो इनफाइटिंग थी, टिकट्स का जो आवंटन था वो 22वें घंटे पे, 23वें नहीं 24वें घंटे पे था वो। और जो अंतर्द्वंद था इनका, अंतर्द्वंद के साथ साथ जो प्रचार में नीरसता थी और प्रत्याशियों को लेकर जो जिस प्रकार का उनको आगे उत्साह होना चाहिए था, उस उत्साह में बुझे मन से, मतलब जैसे चुनाव लड़ना, और बुझे मन के साथ चुनाव लड़ने के साथ साथ जो हरीश रावत हैं, प्रीतम सिंह हैं या यशपाल आर्य हैं, जिनको आगे की सीट पे बैठना चाहिए था, वो पीछे की सबसे पिछली सीट पर बैठ के नौ शिक्षकों को आगे बता रहे थे कि तुम्हें कैसे कैसे चुनाव लड़ना है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के पक्ष में जो उत्तराखंड का वोटर चाहता भी था कि हम जाकर कहीं इनके हाथ पर मोहर लगाएं, लेकिन कहते हैं कि लड़ाई वाले घर में, जिसमें कहते हैं कि अंतर्द्वंद चल रहा है या कहीं झगड़ा चल रहा है, तो वहां से प्रवेश करता है हर शांतिप्रिय व्यक्ति। उत्तराखंड का जो वोटर है काफी शांतिप्रिय है, उसको लगा कि इनका अपना ही झगड़ा खत्म नहीं हो रहा, तो उसको क्या किया जाए। अगर ये मतलब ये कांग्रेस के ही नेताओं का कहना है कि यानी आप ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष मजबूत नहीं था, विपक्ष कमजोर था, जिस वजह से ये हालात हुए। विपक्ष ने अपने आप, देखिए आपको क्या जरूरत पड़ी है कि नैनीताल सीट पे आपको प्रयोग करने की? इन्होंने 4 सीटों का प्रयोग किए। क्या इनके पास वरिष्ठ प्रत्याशी नहीं थे? अगर इनके पास एक दिग्गज लोग थे जो पूरी राजनीति में दखल रखते हैं, जिन्होंने सोनिया जी के साथ जाके, खड़गे जी के साथ जाके बैठकें करी और उसके बाद पूरा रणनीति तैयार करी और वो पीछे बैक सीट पर जाकर बैठ गए, अगर वो आगे बैठे होते तो मुझे लगता है कि आज चुनाव परिणामों की तस्वीर अलग होती। क्योंकि ठीक, कांग्रेस के पक्ष में एक
अंडर करंट था, उस करंट को यहाँ की कांग्रेस बुना नहीं पाई। ठीक, गरिमा जी, जिस तरह के पूरे देश में नतीजे आए उससे एक बात तो साफ है ना कि कहीं ना कहीं माहौल था, लेकिन वो माहौल उत्तराखंड में आप लोग बुना नहीं पाए। नहीं नहीं, प्लीज अगर मुझे आप थोड़ा सा समय देंगे तो मैं बताना चाहूंगी तिलक जी। मैं पार्शली असहमत भी हूँ नरेंद्र सेठी जी की बात से। अगर वो ये कहें कि टिकट बंटवारा गलत हुआ तो मैं टोटली अग्री करती हूँ, मैं सहमत हूँ कि टिकट बंटवारा करने में कोताही बरती गई मेरे संगठन की ओर से। लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि ये केवल कांग्रेस का दुर्भाग्य नहीं है कि यहाँ 5 सीट तीसरी बार भी भाजपा की झोली में चली गई। ये उत्तराखंड की जनता का भी दुर्भाग्य है कि जहां एक और देश के 58% लोग मोदी, भाजपा और एनडीए ब्लॉक के खिलाफ वोट कर रहे हैं, वहीं यहाँ उत्तराखंड की 5 सीटें बार बार भाजपा की झोली में जाना, इसका मतलब ये बताता है कि हमको दिखाया कुछ और जाता है और हकीकत कुछ और है। हम ये समझते रहे कि अग्निवीर योजना ने यहाँ के युवाओं को सपने को चकनाचूर किया, और केवल युवा नहीं, उसके माँ बाप भी उसके सपने को टूटता हुआ देखकर इस बार वोट आउट करेंगे भाजपा को। हमने सोचा था कि किसानों के लिए जो कीलें बिछाई गई, जो अश्रु गैस छोड़े गए, जो बुलडोजर चलाए गए, तो हमको लगा कि किसान नाराज होगा उत्तराखंड का। हमको लगा कि जो नोटबंदी और जीएसटी से छोटे व्यापारी मारे गए, जिनका व्यापार लुट गया, वो नाराज होगा भाजपा से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कुछ जनता ही करेगी, कुछ विपक्ष भी करेगा। हाँ, मैंने कहा टिकट बंटवारा गलत हुआ, मैंने कहा मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात है ना कि रानी जो राज्यलक्ष्मी है, अगर उत्तराखंड की जनता को उसमें एक अच्छा सांसद दिखाई पड़ता है रानी में, तो फिर मैं कहूंगी कि थैंक यू उत्तराखंड की जनता। मुझे लगता है जनादेश का सम्मान करना चाहिए हम सबको। आप उत्तराखंड की जनता को कोस रही हैं। मैं कोस नहीं रही हूं, मैं दुर्भाग्य कह रही हूं। ये उत्तराखंड की जनता का दुर्भाग्य है कि बार बार ऐसे केवल मोहरे या केवल चेस के जो पुतले हैं वो चुनकर आ जा रहे हैं। अजय टम्टा ने क्या किया? गरिमा जी, आपने विकल्प क्या दिया जनता को? आपने विकल्प क्या दिया जनता को ताकि जनता हाथ के मोहर लगाए? जो बात सेठी जी कह रहे हैं, आपने कहा, वो कह रहे हैं कि जिनको ड्राइविंग सीट पर होना चाहिए था वो पीछे बता रहे नौसखियों को कि चुनाव कैसे लड़ते हैं। देखिए तिलक जी, मैंने कहा कि मैं आपको फैक्टर गिनाती हूं ना, क्या है यहाँ पर हार का कारण। पहला, मैंने कहा मैं सहमत हूं टिकट बंटवारा गलत हुआ। किसकी वजह से गलत हुआ? हमारे सीनियर लीडर्स को कूदना चाहिए था मैदान में, पीठ नहीं दिखनी चाहिए थी। जिस वक्त चुनौतीपूर्ण समय था, किसने मना किया था? प्रीतम सिंह जी को चुनाव लड़ने से किसने मना किया था? यशपाल आर्य जी को चुनाव लड़ने से किसने मना किया था? हरीश रावत जी को चुनाव लड़ने से? सुनिए, मध्य प्रदेश में हमें पता था कि भूमि बंजर है, उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह जैसी उम्र का व्यक्ति अगर चुनाव लड़ सकता है तो यहाँ के सीनियर लीडर्स क्यों नहीं लड़ सकते? जिस ऊर्जा आती यहाँ के कार्यकर्ताओं में, ये तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि हमारे सीनियर्स लड़ते तो तस्वीर दूसरी होती। लेकिन तो ये पीठ दिखा करके भाग गए आपकी नजर में? एक सेकंड, मुझे आप फैक्टर्स गिनाने तो दीजिए। आपकी सुई वही अटकी हुई है सीनियर लीडर्स पे। जब वो बात खत्म हो गई है, एक फैक्टर तो ये है कि सीनियर लीडर्स नहीं लड़े। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को प्रयोगशाला बनाया है अपने धार्मिक ध्रुवीकरण का। यहाँ पर उत्तराखंड की जनता, वहां अयोध्या वासी तो हरा रहे, अयोध्या में भाजपा के चित्रकूट का हरा रहा है, श्रावस्ती का हरा रहा है, लेकिन उत्तराखंड में भी राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर कोर्ट की मर्जी से बना है। तो धार्मिक ध्रुवीकरण का जो जल्दी से आपके पास आ रहा हूं। इस समय अगर भारत देश में कोई आग का गोला बना हुआ है धार्मिक, गरिमा जी कह रही है कि मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूं कि हमारे बड़े नेताओं को पीठ दिखाकर नहीं भागना चाहिए था, जिस वजह से ये हालात पैदा हुए। सेठी जी जल्दी से आप, और कुंवर साहब आप, ये बात तो सच है ना? ये तो प्रदेश बड़े नेता जो मठाधीश है वो प्रदेश अध्यक्ष तक की नहीं सुनते। सेठी साहब, तिलक जी आपने जो बात कही, देखिए इस बात से अक्षर सहमत हूं। ये जनादेश है इस देश की। जी प्लीज कंटिन्यू। इस देश की जनता ने, जी सेठी साहब बोलिए प्लीज। इस देश की जनता ने अगर मैं एक लास्ट तिलक राज केसर को, तिलक जी गरिमा जी, सेठी जी एक सेकंड, मैं दुर्भाग्य उत्तराखंड का इसलिए कह रही हूँ कि पहाड़ का जो कैंडिडेट था वो आज पहाड़ में रह गया, पौड़ी गढ़वाल में, और दिल्ली वाला दिल्ली भाग गया। जो पिछले 24 साल से दिल्ली में था, जो पौड़ी गढ़वाल से जीता हुआ है, अब वो दिल्ली चला गया। मैडम आप जनता को कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक मिनट, नहीं कोस रही, मैं कह रही दुर्भाग्य है उत्तराखंड का
कि इतनी नहीं, भावनात्मक और अब इतनी जनता ने भावुक है खुद यहाँ की चुना जिस जनता। सांसद को, आप कहेंगे कि जनता ने गलत सांसद को चुन लिया? देखिए ये- मैंने तब भी सेठी देखिए, साहब, मैं प्लीज चुनावी- कंटिन्यू, प्लीज, फिर देखिए, जपेंद्र जी देखिए, आपके मैंने पास आऊंगा। तिलक जी जी। मैं चुनावी राजनीति में कभी इंटरेस्ट नहीं रखती है, सेठी जी को भी पता गरिमा है। जी सुनो, मुझे कोई गरिमा जी इंटरेस्ट आपकी नहीं है, बात सुनी। लेकिन रानी का गरिमा टिकट जी होते आपकी ही बात सुनी, मैंने सुनो। कहा कि रानी का सामना मैं देखिए, करूंगी, इसलिए जनादेश क्योंकि होता है। मुझे आप बात रानी को से समझने की ज्यादा कोशिश विफल कीजिए। सांसद कोई दिखाई आप नहीं सुनिए पड़ता। तो सही, गरिमा जी आप नहीं चला रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। जनादेश जो होता है, अगर इस देश की जनता पूरन देवी को सांसद चुन सकती है तो आपके यहाँ पे जनादेश का सम्मान हुआ है। अगर जनादेश में कोई घंटी बजाकर जीत रहा है तो वो जीत रहा है, वो सांसद है, उसे छोड़ दीजिए। हम बात कर रहे हैं केवल और केवल, हम केवल उस बात की बात कर रहे हैं कि आपका टिकट चयन गलत हुआ, लेकिन क्यों पीछे बैठ गए दिग्गज जिनको कि पूरे 50 साल का तजुर्बा है, 40 साल का, और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि अब हम हार का कारण तुम्हारे पक्ष में 1.17% वोट शेयर बढ़ा है कांग्रेस का, और उस वोट शेयर को अपनी तरह बना पाए। ठीक है, आपके प्रीतम सिंह जो बहुत ज्यादा अगुवाई कर रहे हैं जिस चीज की, आप उसकी उनके विधानसभा क्षेत्र में बॉबी पवार ने पूरी तरीके से धराशायी कर दिया उनका किला। आपने जिस तरीके से दिनेश अग्रवाल यहां से पलायन करके चले गए, जो उन्होंने 50 साल तक कांग्रेस की रोटी खाई, नमक खाया, उसके बाद अगर वो वहां से चले गए, भाग गए, तो आप उसी उन्हीं की तर्ज पे इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेते? प्रीतम सिंह के खिलाफ, या तुम हरीश रावत के खिलाफ, या यशपाल आर्य के खिलाफ आपने ये क्यों मोहरे सजा के रखे हुए हैं? ये क्या काम आएंगे आपके आगे के कौन से चुनाव में काम आएंगे? नहीं, तो ये बड़े नेता कैसे, बड़े नेता का तो मतलब ये हुआ ना कि जो चुनाव जिता पाए वही तो नेता हुआ। गरिमा जी वही तो बात कह रहे हैं सेठी साहब, कह रहे हैं कि भाई चक्राता आप लोग नहीं बचा पाए, चक्राता तक को नहीं बचा पाए आप लोग। नहीं, एक इच्छा शक्ति और डिटर्मिनेशन नाम की भी चीज होती है तिलक जी। मैंने आपसे पहले भी कहा कि फैक्टर्स एक नहीं है, फैक्टर्स कई हैं। फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि हमारी धार्मिक नगरी है, आपको ये समझना पड़ेगा, हम 4 धामों की भूमि है। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है, जो उनका एजेंडा है, सबसे ज्यादा आरएसएस और भाजपा ने उस चीज के लिए प्रयोग यदि किए हैं तो वो उत्तराखंड में किए, चाहे वो यूसीसी देख लीजिए, चाहे वो धर्मांतरण कानून देख लीजिए, चाहे वो लैंड जिहाद देख लीजिए। तो समाज को बांटने का जो काम यहाँ पर किया अगर गया, धर्म के उससे आधार भी पर बहुत वोट मिले ज्यादा होते नुकसान तो आज उत्तराखंड को कुंवर उठाना जपेंद्र पड़ा। साहब अयोध्या जीत गए होते। अगर आप ही की बात मैं करूं, आप ही की थ्योरी पर यकीन कर लूं तो अयोध्या वो जीत गए होते। मैंने कहा ना भावुक जनता है, मैं कह तो रही हूँ कुंवर साहब, उत्तराखंड की जनता भावुक है, धर्म नगरी है, इसलिए कुंवर सबसे साहब, ज्यादा ये असर तो बड़ा दिल भारतीय दिखाया जनता गरिमा जी ने। पार्टी के। पार्टी की मुख्य प्रवक्ता वो कह रहे कि हाँ, हम इस बात को कबूल करते हैं कि हमारे बड़े नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए था, जब जरूरत थी वो तब चुनाव नहीं लड़े। ये बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। देखिए, इनकी तो यही जाने, ये इनके घर का मामला है। हाँ। लेकिन रण मनोबल से जीता जाता है। जिस दल के नेतृत्व में और प्रत्याशियों का मनोबल किसी भी स्थिति में ना डगमगाए तो निश्चित तौर पर जीत उनकी होती है। उत्तराखंड देवभूमि है, 5 धामों की धरती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब। तो उत्तराखंड के मतदाताओं ने कुछ सोच के ही भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका दिया। नहीं, अगर सोचिए कुंवर साहब, चलिए अब जो बीत गया वो बीत गया, अगर गलती से ये मजबूत कैंडिडेट उतार देते तो बाकी जैसे देशों में हाल हुआ, राज्यों में हाल हुआ, वहां यहां भी हो भी तो सकता था। तो उनकी गलती थी कि भाई उन्होंने मजबूत कैंडिडेट नहीं उतारे। अगर उतार देते तो ये इनके लिए थोड़ा सा खुशगवारी वाला माहौल बनाने के लिए ये वाक्य आपका शायद इनके काम आ जाए। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने जा रही है मोदी जी के नहीं, एनडीए की जपेंद्र साहब, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और एनडीए की सरकार जो अगले 5 वर्षों में निर्णय लेगी या जो काम करेगी और उसके आधार पर हम अगले 5 सालों में वोट मांगने जाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि एनडीए की गवर्नमेंट तीसरी नहीं 4थी बार भी बनेगी। ये एनडीए के काम करने का तरीका और देश की जनता की पसंद बने हुए एनडीए के आधार पर कहा जाता है। अच्छा, एनडीए में कितने सहयोगी दल हैं, अगर थोड़ा मार्गदर्शन कर पाए? एनडीए में हमारे पास 7-8 सहयोगी दल हैं। नहीं, 7-8 नहीं है सर, 40 पार आंकड़ा है।
20 40 अब तो आप एनडीए के सहयोगी दलों को देखें। हाँ। तो अब आप एनडीए के सहयोगी दलों की संख्या जो है हाँ। वो बहुत सीमित संख्या है और बहुत अच्छी नहीं संख्या सीमित नहीं है सर, और आपने बहुमत बकायदा वाली। जब फोटो खिंचवाई थी पिछली बार, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद एनडीए की बैठक हुई थी, तब उसमें कुल मिला के शायद 40 थे, नीतीश जी नहीं थे, मिला के वो 40 के आसपास बैठ गया था आंकड़ा। देखिए जो एनडीए से बाहर चला गया या जिनका कोई प्रत्याशी नहीं जीत के आया, तो निश्चित तौर पर वो भी एनडीए का हिस्सा है और उन्हें भी एनडीए में पूर्व की भांति पूरा। अच्छा कुंवर साहब, आप कह रहे हो वो पूरे देश को याद है, वो मंगलसूत्र छीनकर जिनके ज्यादा बच्चे उनको दे देंगे, जैसे आप कह रहे थे आपके नेता, मतलब मुसलमानों को दे देंगे। आपके नेता ने बोला था ना कि वो मंगलसूत्र छीनकर जो है वो मुसलमानों को दे देंगे आराम से। मैं सवाल ले लीजिए एक मिनट। वो जो जिनके सहारे आप सरकार बना रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, वो कह रहे थे कि 4% मुस्लिम आरक्षण देंगे, तो ये तो मुसलमानों से मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं, दोगे क्या? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत सरकारें काम करती हैं। नहीं कुंवर साहब, ये कह रहे मुस्लिम आरक्षण देंगे हम, मुस्लिम आरक्षण, तो आप दोगे क्या? वो मुस्लिम आरक्षण उन्होंने अपने राज्य में देने की नहीं, तो आप दोगे क्या, मैं वही पूछ रहा हूं। ये केंद्र की निर्णय होगा और केंद्र की नहीं, केंद्र का निर्णय कैसे होगा? वो तो फिर आप इसके लिए हम मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को दे दोगे, इसका मतलब आप ही की जुबानी मेरी नहीं, आप कह रहे थे नहीं है ना तिलक जी, इसके लिए हम अधिकृत नहीं है ना। अच्छा, आप अधिकृत नहीं है। समिति, केंद्र की सरकार वो अपने समय अनुसार विवेक अनुसार जो निर्णय लेगी वो सब। अच्छा नहीं, आपने क्योंकि वो मंगलसूत्र छीनने वाली बात थी तो मुझे वो याद आ गया, तो वो नायडू जी कह रहे हैं कि 4% मुस्लिम आरक्षण। खैर छोड़िए, अब ये 5 सांसद जो जीते हैं, इनमें से क्या लगता है आपको, किसी की लॉटरी खुल पाएगी या फिर सारा कोटा वहीं चला जाएगा सहयोगियों के पास? बिल्कुल हो सकता है और किसकी? हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड से कम से कम केंद्र में एक मंत्रालय तो रहना ही चाहिए और एक से बढ़ के अगर 2 मिल जाएं तो वो अब वो उम्मीद मत करो, अब आपको सहयोगियों को देना, अपने पास कोटा कम है, ये तभी पूछ रहा हूं कि एक क्या लगता है? उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद सर 5 दिग्गज है, एक आपको क्या लगता है किसकी? एक तो कमिटमेंट आप करके आए हैं पौड़ी में कि भाई ये मंत्री चुन रहे हैं, तभी पूछ रहा हूं आराम से कुंवर साहब। देखिए ये केंद्रीय कार्य समिति की निर्णय लेगी और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के हिस्से में कुछ ना कुछ अवश्य आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। चलिए ठीक है, मैं वक्त ज्यादा नहीं दे रहा, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन गरिमा जी ने आज दिल बड़ा दिखाया। अगर वाकई में सेठी साहब, मैं एक बात मानता हूं, गरिमा जी जैसे कार्यकर्ता रण में होते तो मजा कुछ और होता कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ये होता क्या है ना कि हाँ, बड़े नेता तो खैर बड़े नेता ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब, सेठी साहब और गरिमा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहां से अब एक नई लड़ाई उत्तराखंड में शुरू होती है। अभी बहुत कुछ घटेगा सियासत के लिहाज से, लेकिन क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।